हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम केवीएस से रिलेटेड यानी कि आपके केवीएस से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस सेशन की तरह भी ले सकते हैं, जिसमें आपके एनवीएस, केवीएस, DSSB के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके पेडागोजी से संबंधित, आज हम मेनली शिक्षण सूत्र से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इसको प्रैक्टिस की तरह आप ले सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षण के सिद्धांत, विधियां, युक्तियां और शिक्षण सूत्र के बारे में जानेंगे। तो इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो किस टाइप से आपके क्वेश्चंस पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स में आपके पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है, सिनेमा क्लिप को देखने के बाद कक्षा में छात्रों के अधिगम को सुनिश्चित करने की उपयुक्त विधि है। तो ए है आपका ऑप्शन ए प्रयोगशाला कार्य, बी कक्षा वार्तालाप, सी अभिन्यास लिखना, डी परियोजना कार्य। तो सिनेमा क्लिप को देखने के बाद कक्षा में छात्रों को अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त हो जाएगी? तो अभिन्यास लिखने इसकी विधि हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अभिन्यास लिखना। ठीक है, वीडियो क्लिप दिखाने के बाद में बोलना कि इसको अपने शब्दों में लिख कर देखें, है ना, लिख के दिखाइए, तो इसको कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 41 आपका क्वेश्चन नंबर है, कक्षा में खोजपूर्ण सर्वेक्षण को एक विधि के रूप में इस्तेमाल करना शिक्षार्थियों में को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? तो आप याद रखेंगे, खोजपूर्ण सर्वेक्षण को एक विधि के रूप में इस्तेमाल करना शिक्षार्थियों में क्यों बढ़ाता है? किसको बढ़ाता है? ए अनुसंधान कौशल को बढ़ाता है, बी चिंता को बढ़ाता है, सी जिज्ञासा को बढ़ाता है, डी अन्वेषण कौशल को बढ़ाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? खोजपूर्ण सर्वेक्षण की बात हो रही है तो एक विधि के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो किसमें किसको बढ़ाएगा? तो आप याद रखेंगे ये जिज्ञासा को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? जिज्ञासा को बढ़ाता है। चलिए आंसर को देखते हैं हम। तो यानी आपको, क्योंकि खोज कर रहा है और खोज जब करता है, जिज्ञासा जो होती है तो वो जिज्ञासा को ही बढ़ाने का काम करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को, हम बात कर रहे थे कि जिज्ञासा की, तो इसमें क्या बता रहे थे हम कि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपने देखा होगा चीज़ों को तोड़ फोड़ कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, और फिर बाद में उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उनकी जिज्ञासा होती है ना, जिज्ञासा बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे खुद ही सीखते हैं, स्वयं सीखते हैं और क्या करते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो सक्रिय रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, बात करते हैं। सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं? ये बच्चों को एक दूसरे से नकल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ये बच्चों को शिक्षकों की बात सुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बच्चे कक्षा में बोलने से हिचकेंगे, बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। जब सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर दिया जाएगा तो इसके ऊपर विपरीत प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो बच्चों को अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। आपका क्वेश्चन है 43, शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम होता है। तो आपका ए है हेरफेर, बी संकल्पनात्मक समझ, सी प्रबलन, डी रटना। तो अन्वेषण की बात हो रही है, तो अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम क्या निकल कर आता है? तो कल्पनात्मक समझ की निकल कर आता है, क्योंकि आप जानते हैं इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है जब अन्वेषण करते हैं, खोज करके चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो आपका हो जाएगा 44, अन्वेषण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र खुद को मानते हैं। तो अन्वेषण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र खुद को क्या मानते हैं? ए खोजकर्ता मानते हैं, बी सुविधा प्रदाता मानते हैं, सी शिक्षक मानते हैं, डी वैज्ञानिक मानते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्योंकि आप देखेंगे
अन्वेषण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र खुद को क्या मानते हैं? सुविधा प्रदाता तो मानेंगे ही नहीं, ठीक है। खोजकर्ता, शिक्षक और वैज्ञानिक। तो आपका क्या हो सकता है? तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि ए होगा या डी होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं, अगर हम जीन प्यासे के अकॉर्डिंग जाएंगे तो डी आपका वैज्ञानिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका आंसर यानी कि डी ही होगा, वैज्ञानिक हो जाएगा, क्योंकि जो जीन प्यासे हैं वो कहते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, वो खुद ही सीखते हैं और वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो वैज्ञानिक होते हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका केवीएस से पूछा गया है। व्याख्यान विधि किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी? तो व्याख्यान विधि की बात हो रही है ना, तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि को किस समय होगी? तो ए अभिरुचि के विकास और पाठ्य सामग्री में संपूरक के रूप में अच्छी सर्वाधिक उपयोगी होगी, या फिर जब पाठ्य सामग्री का पूर्ण रूप से प्रतिपादन करना हो तब, जब विवादास्पद विषय को पढ़ाना हो, उपद्रवी कक्षा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी आपका क्या हो जाएगा? अभिरुचि के विकास और पाठ्यक्रम सामग्री के संपूरक के रूप में ये सबसे उपयोगी माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना और शैक्षिक प्रक्रिया में उनका उपयोग करना। बी जीवन में कृत्रिम की बजाय प्रकृति की ओर अभिमुख होना। सी प्राचीन काल के आश्रम पद्धति प्रकृति की गोद में शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करना। डी मानव विकास में प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया। एक कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्रियों का प्रयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है। तो क्योंकि विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है, प्रयोगशाला विधि हो जाएगी। बी ह्यूरिस्टिक विधि हो जाएगी। सी समाधान विधि हो जाएगी। डी प्रोजेक्ट विधि हो जाएगी। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने चूज कर ही लिया होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूरिस्टिक विधि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आगे। शिक्षा की डाल्टन प्रणाली द्वारा विकसित की गई है। तो डाल्टन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो आप याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? हेलन पार्कहर्स्ट, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। ये भी आपका केवीएस पीआरटी। तो 49 नंबर का क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि का एक लाभ है कि समस्या सुलझाने को सुगम बनाता है। बी विद्यार्थियों में उच्च अभिग्रहता होती है। सी एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है। डी उपयुक्त सभी। तो व्याख्यान विधि के एक लाभ की बात हो रही है, तो समस्या सुलझाने को सुगम बनाता है, ये तो होगा नहीं। विद्यार्थियों में उच्च अभिग्रहता होती है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम बात करें, एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है, तो इसमें क्या होता है, एक अवधि में एक आप अगर बड़ा देना है, कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, तो इसमें क्या होता है कि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए? ए यूएसए में, बी यूके में, सी जर्मनी में, डी डेनमार्क में। तो कहाँ हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी जर्मनी में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो आपका क्या हो जाएगा? किस गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है? तो प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है। ए व्याख्यान में, बी समूह चर्चा में, सी विद्यार्थी वाद विवाद में, डी पाठन द्वारा पठन में। तो इसका आंसर आपने चूज कर ही लिया होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? किस गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं होता है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा ए व्याख्यान हो जाएगा, क्योंकि किसी गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल
नहीं है। तो व्याख्यान में नहीं होता है क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि टीचर जो होता है वो क्या होता है कि शामिल नहीं होता है ना। टीचर खुद लेक्चर दे रहा होता है और बच्चे क्या होते हैं, सब बैठे होते हैं, सिर्फ सुन रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है। समूह चर्चा में लोग शामिल होंगे, विद्यार्थी वाद विवाद में भी विद्यार्थी शामिल होंगे, पाठन द्वारा में भी शामिल होंगे, पाठन द्वारा पठन इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है। तो क्या नहीं है, चलिए देखते हैं। ए, चुनाव करने की अनुमति देते हुए विद्यार्थी प्रेरणा को बढ़ाता है। बी, दोहराव द्वारा सीखने को सुधारता है। सी, विद्यालय आधारित निर्देश को वास्तविक जीवन से जोड़ता है। डी, उपयुक्त सभी। तो परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है, तो कौन सा लाभ नहीं है, तो चलिए हम इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोहराव द्वारा सीखने को सुधारता है। ठीक है, तो इसका एक लाभ नहीं है, नहीं वाली चीज़ पूछी है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समूह परियोजन कार्य के विकास में सहायता करते हैं। तो ए, मजबूत अंतराह समूह प्रतिस्पर्धा में। बी, प्राप्ति की व्यक्तिगत संवेदना में। सी, सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल। डी, उपयुक्त सभी। तो समूह परियोजन कार्य की बात हो रही है कि इसके विकास के सहायता, किसके विकास में सहायता करेगा, तो भाई समूह में बात हो रही है तो सहयोग करेंगे, है ना, सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम 54 की तरफ चलें। तो बच्चों को छनन क्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा प्रक्रिया के बारे में बताते हुए व्याख्यान देना, या फिर कक्षा चर्चा कराना, या फिर बोर्ड पर विस्तृत आरेख बनाना, या फिर प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। तो छनन क्रिया के बारे में बताना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा आपका, डी हो जाएगा आंसर, यानी प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। 55 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है। चित्रों और उदाहरणों का प्रयोग करना अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है। बी, मौजूदा ज्ञान पर ही आगे बढ़ना, ये नहीं है। सी, एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना। सी और डी हो जाएगा, अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। तो विशेषता नहीं पूछी है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना, ये इसकी एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है। अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है उसमें 2-4 कॉन्सेप्ट साथ में पढ़ा देंगे तो क्या होगा भाई, कंफ्यूज हो जाएगा बंदा, है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।